बच्चों, आज मैं पावर शेयरिंग का सेकंड पार्ट को लेके आया हूँ और आज इस पार्ट में हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। बात करेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम का। तो हमने देखा था कि श्रीलंका में जो सिन्हले थे वो डोमिनेट कर रहे थे। उन्होंने ऑप्रेस किया तमिल को, जिसके कारण उन्हें एलिनेशन फील हुआ और लास्ट में वहाँ पे सिविल वॉर हुआ था। मतलब उस देश में रहने वाले जो कम्युनिटी थी उनके बीच में फ़ाइट हुई, हज़ारों लोग मारे गए थे। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा ही हुआ था बेल्जियम में? बिल्कुल नहीं। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम इसमें क्या निकला? समझदार निकला। बोलता है द बेल्जियम लीडर टूक अ डिफरेंट पाथ। दे रेकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। उन्होंने सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखा कि हमारे यहाँ रीजनल डिफरेंस है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। मैंने बताया था आपको कि वहाँ 59% डच हैं, जबकि 40% वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। लेकिन जो उसका कैपिटल था ब्रसेल्स, वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ 80% फ्रेंच थे, जबकि 20% डच थे। उन्होंने क्या किया? दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। उन्होंने क्या किया? वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, वो भी एक बार नहीं, 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया, ताकि कोई भी ऐसा कानून ना हो कि किसी एक कम्युनिटी को वो उससे प्रॉब्लम हो, वो किसी के लिए परेशानी हो। इस बात का उन्होंने ध्यान रखा। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। ये बहुत ही इनोवेटिव था, पहले ऐसा कोई भी कंट्री नहीं किया था। लेकिन ये चाहते थे कि इनके यहाँ जो सोशल डिफरेंसेस है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उनके बीच में किसी तरह का कन्फ्लिक्ट ना हो। इस बात के लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। देखिए, सबसे पहले लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला वहाँ पे बात कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगा, जो कि पूरा कंट्री के लिए होता है, होल कंट्री के लिए, उसमें जो मिनिस्टर्स होंगे वो दोनों के बराबर होंगे। डच के जितने मिनिस्टर्स होंगे उतना ही फ्रेंच के। अब आप बोलेंगे सर मेजॉरिटी तो डच का है, बेल्जियम में तो सबसे ज़्यादा डच है ना, 59%, तो मिनिस्टर्स भी डच के ज़्यादा होना चाहिए? नहीं। उन्होंने, मैंने बताया ना कि वहाँ का जो सिस्टम था वो बिल्कुल अलग था। वो चाहते नहीं थे कि उनके जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने डच स्पीकिंग लोग थे उतना ही फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। उन्होंने उस लिंग्विस्टिक ग्रुप से, वो जो भाषाई समूह था, उसमें से बराबर मिनिस्टर लिए। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। इसका मतलब हुआ कि कोई एक अकेला कम्युनिटी कोई कानून खुद से, मतलब अकेले से नहीं बना पाएगा। रीज़न है, देखिए, कानून तो वही बनाते हैं ना जो मेजॉरिटी में होते हैं, बट यहाँ तो मिनिस्टर दोनों के इक्वल होंगे। जितने मिनिस्टर डच वाले होंगे उतना ही मिनिस्टर जो है तो फ्रेंच वाले होंगे। तो अकेला तो कोई कानून बना ही नहीं पाएगा, दोनों का उसमें साथ चाहिए। सेकेंड है कि मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को रिड्यूस किया गया, कम किया गया, उसके पावर को लेकर के और दे दिया गया किसे? स्टेट गवर्नमेंट को। ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अब जो वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट था उसे जवाब नहीं देना था सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब वो अपने इलाके में जो भी चाहे ज़रूरत का काम वो करवा सकती है। अब आप ही सोचिए, झारखंड का जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो यहाँ पे सड़क बनाना चाहे और कुछ काम करना चाहे अपने राज्य में, तो क्या हर बात के लिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करना होगा? नहीं, हर चीज़ के लिए तो नहीं। अभी जैसे स्कीम आया था मैया योजना, क्या उसके लिए उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से बात किया था क्या? नहीं। ठीक है, वो खुद का डिसीजन था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। देखिए, जो ब्रसेल्स था, ब्रसेल आप समझ रहे हैं, उसका कैपिटल बेल्जियम का, तो वहाँ पे सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया इन विच बोथ द communities have equal representation. The French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. अब आप बोलेंगे कि सर ये इसका मतलब क्या हुआ? तो समझिए ज़रा सा। आपने देखा कि डच 59% थे और उसके बाद फिर वहाँ के जो फ्रेंच हैं वो 40% थे। लेकिन जब वहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट बना था तो दोनों के इक्वल मिनिस्टर बने थे। आप ये कह सकते थे कि सर यहाँ पे डच ज़्यादा है तो ज़्यादा मिनिस्टर डच के होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं था। इसीलिए ब्रसेल्स में
हम लोग को पता है कि वहाँ पे 80% फ्रेंच थे, 20% डच थे, फिर भी उन्होंने वहाँ पे इक्वल मिनिस्टर बनाया डच का और फ्रेंच का, क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरा कंट्री में डच ज़्यादा है, फिर भी वो इक्वल मिनिस्टर बनाया फ्रेंच के। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके फेवर के लिए कुछ करता है, तो आप भी तो उसके फेवर के लिए कुछ करते हैं ना, उसके लिए कुछ बेहतर के लिए काम करते हैं। जैसे कोई आपको हेल्प करता है तो आप भी उसे हेल्प करते हैं। Apart from the central and the state government, there is a third kind of government. This community government is elected by people belonging to one language community. देखिए वहाँ पे एक तीसरे स्तर का गवर्नमेंट बना जिसे बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, और इसे चुना कौन था? एक जैसे लैंग्वेज बोलने वाले लोग। जैसे डच का अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट था और फ्रेंच का अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट था। डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर where they live, this government has the power regarding cultural, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। और ये जो गवर्नमेंट थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो किन चीज़ों के ऊपर बना सकती थी कानून? उनके कल्चर के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर, उनके लैंग्वेज से रिलेटेड कोई इशू है उसके ऊपर। अब देखिए बच्चा, यहाँ क्या लिखा है? यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अभी जो आप ये इतना सुन रहे होंगे ना, आपको लग रहा होगा भाई ऐसा तो कोई कंट्री में नहीं है जैसा बेल्जियम है। बात सही है, इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो सिस्टम है बेल्जियम का वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है। इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, वहाँ के खुद वहाँ बेल्जियम में रहने वाले लोग भी ऐसा सोचते हैं। बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो फार, दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटी। लेकिन बच्चा जिस तरीके से यहाँ का सिस्टम बना है ना, यही रीज़न है कि यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, श्रीलंका के जैसा कोई सिविल वॉर नहीं हुआ, कोई वैसा लड़ाई नहीं हुआ। अब यहाँ पे बात करता है कि ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स विच व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रसेल वाज चूजन एज इट हेडक्वार्टर। और बाकी यूरोप के लोग इतने ज़्यादा इसके सिस्टम से इंस्पायर हुए कि उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को, जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, उसको उन्होंने ब्रसेल्स में बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज। इन दोनों स्टोरीज से आप क्या समझे? बेल्जियम एंड श्रीलंका का बोथ आर डेमोक्रेसी। देखिए दोनों तो डेमोक्रेसी है ना, श्रीलंका भी डेमोक्रेसी क्योंकि वहाँ भी लोग वोट देते हैं, बेल्जियम भी डेमोक्रेसी। 8, दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। लेकिन वहाँ पावर शेयरिंग का तरीका अलग था। आपने देखा कि श्रीलंका में डोमिनेट कर रहा था कौन सा? तो वहाँ पे डोमिनेट कर रहा था श्रीलंका में सिन्हले, और वो ऑपरेस किए थे तमिल्स को, जिसके कारण वहाँ पे सिविल वॉर हुआ था। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं था। द लीडर्स हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। जबकि बेल्जियम में ऐसा नहीं था। बेल्जियम के लोगों ने सोचा कि भाई अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंट्री में सब कुछ बेहतर हो, हमारे कंट्री के लोग अच्छे से रहें, तो ज़रूरी है कि हम सारे लोगों के फीलिंग्स को समझें, उनका रिस्पेक्ट करें, उन कम्युनिटीज़ का रिस्पेक्ट करें। सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। श्रीलंका शोज अस ए कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, जबकि श्रीलंका का केस अलग था। इट शोज अस दैट इफ़ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट डोमिनेंस ओवर अदर एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। वहाँ के लोगों को क्या लगा था? वहाँ के जो सिन्हाले थे वो डोमिनेट कर रहे थे, वो डोमिनेंस कर रहे थे और वो तमिल को ऑपरेस कर रहे थे, जिसके कारण वहाँ बहुत समस्या आया। वो उनका सही डिसीज़न नहीं था जो श्रीलंका के लोगों ने लिया था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। पावर शेयर करना डिज़ायरेबल क्यों, अच्छा क्यों? तो देखिए ज़रा समझिए। दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के लिए यहाँ पे दो चीज़ बताया है। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। देखिए पावर शेयरिंग अच्छा है क्योंकि इससे क्या होता है ना कि उस सोसाइटी में रहने वाले जो सोशल ग्रुप है उनके बीच कन्फ्लिक्ट का चांसेस कम हो जाता है, वो लड़ेंगे नहीं। देखिए सबके पास पावर है। जैसे मान लीजिए कि आप ही के इलाके में रहने वाले दो कम्युनिटी के लोग हैं और दोनों के पास पावर है, तो जाहिर सी बात है वो फाइट नहीं करेंगे, वो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे नहीं, सबको इक्वल पावर मिला हुआ है। सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर आप चाहते हैं कि आपके देश का पॉलिटिकल कंडीशन सही रहे तो पावर शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में
look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। देखिए, हो सकता है कोई आदमी बोले कि नहीं, कोई जो कम्युनिटी ज़्यादा संख्या में है, जिनका मेजॉरिटी है, वो डोमिनेट करे, ठीक है, वो इस इलाके में डोमिनेट करे, मतलब वो जो कहे वो हो, तो वो कुछ समय के लिए आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन वो लंबे समय के लिए अच्छा होने वाला नहीं है। अब क्या लिखा है आगे में, tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often bring ruin to the majority as well। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो मेजॉरिटी अगर ऑपरेस कर रहे हैं माइनॉरिटी को, तो वो सिर्फ माइनॉरिटी को के लिए नुकसान है, मतलब माइनॉरिटी को उससे प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि मेजॉरिटी को भी उससे दिक्कत होता है और मेजॉरिटी भी खत्म हो जाता है। देयर इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। सेकेंड रीज़न है क्यों अच्छा है भाई, तो पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, आप कैसे बोलते हो कि कोई कंट्री डेमोक्रेसी है, जब वहाँ पे पावर शेयरिंग होगा तभी ना। अगर सारे पावर एक आदमी को दे दिया जाए तो किस बात का डेमोक्रेसी, उसे तो हम लोग मोनार्की कहते हैं, मोनार्की सिस्टम हो गया, या फिर उसे आप डिक्टेटरशिप कहने लगेंगे, वो तो हिटलर बन गया कि भाई सारे पावर जो कह रहा है उसको मारो, इसको ये करो, और लोग करने भी लग रहे हैं। नहीं, पावर शेयरिंग होगा तभी डेमोक्रेसी कहेंगे, अदरवाइज हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have a right to be consulted on how they are to be governed। देखिए, लोग खुद चाहेंगे कि भाई उनका कौन ऐसा, मतलब कौन गवर्नमेंट हो जो उनके ऊपर शासन करे, वो खुद डिसाइड करेंगे। A legitimate government is one where citizen through participation acquire a stake in the system। वो खुद से चुनेंगे सरकार को और सरकार उनके ऊपर शासन करेगी। अब यहाँ लिखा है लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल। देखिए, ये जो पावर शेयरिंग है ना, ये एक प्रूडेंशियल रीज़न भी है। प्रूडेंशियल रीज़न इसलिए है, प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है, जब आप कोई डिसीज़न बड़ा सोच समझ के लेते हैं, बहुत सोच समझ करके, जैसे मान लीजिए कि आप ना 1 लाख रुपया कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप सोचते हैं, ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपया है लगा दिए, ठीक है, आप सोचते हैं भाई ये जो काम करने जा रहे हैं इससे मुझे बेनिफिट तो होगा, नुकसान तो नहीं होने वाला, ठीक है, या क्या क्या इसमें जो है सो क्या कह सकते हैं आप कि रिस्क आने वाले हैं, ये सब आप पता करते हैं, तो इसे प्रूडेंशियल कहते हैं। तो भाई पावर शेयरिंग जो था उसका एक प्रूडेंशियल रीज़न था कि भाई पावर शेयरिंग रहेगा तो लंबे समय तक देश में कोई तनाव नहीं रहेगा, अदरवाइज वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। एंड द सेकेंड moral while prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes। जबकि एक इसका मोरल रीज़न है कि भाई पावर शेयरिंग होना एक अच्छा चीज़ है, होना ही चाहिए अगर डेमोक्रेसी है तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ना खलील्स डिलेमा, देखिए खलील का डिलेमा लिखा हुआ है, एक कहानी है, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आता, इसमें कुछ विक्रम बैताल करके कहानी है, खलील के साथ थोड़ा दिक्कत है, वो चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये कहानी आप पढ़ सकते हैं। अब क्या है लिखा है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का क्या रूप है, क्या फॉर्म है, तो लिखा है द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ ए गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। बहुत बार लोगों का ऐसा सोच था बहुत पहले कि पावर शेयरिंग नहीं होना चाहिए, पावर कोई एक हाथ में होना चाहिए। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों सोचता था वो लोग, तो वो लोग ऐसा इसलिए सोचता था कि मान लीजिए अगर एक आदमी के हाथ में पावर हो तो कोई भी डिसीजन को ईजिली ले सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके इलाके में कोई एक आदमी के पास सारा पावर है तो कोई भी डिसीजन ले रहा है और उसको इम्प्लीमेंट कर दे रहा है, लागू कर रहा है। लेकिन अगर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो कोई भी डिसीजन एक अकेला आदमी नहीं ले पाएगा, फिर वहाँ सबका राय चाहिए, सबका ओपिनियन चाहिए, सारे लोग ओपिनियन देंगे और सारे का ओपिनियन एक जैसा मिला तब जा कर के कोई वहाँ पे रूल बनेगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो लोगों का सोचना था कि भाई अगर एक आदमी रहेगा और वही मालिक है, वही सब सारे डिसीजन लेगा तो वो इजीली डिसीजन को ले सकता है। इट वाज फेल्ड दैट इफ़ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड टू इन्फोर्स देम। तो लोगों का सोचना था कि अगर पावर डिस्पर्स हो गया, मतलब अलग अलग हाथों में चला गया, तो कोई भी डिसीजन जल्दी से नहीं लिया जाएगा, बहुत टाइम लगेगा उस डिसीजन को लेने में। बात भी सही है, हमारे यहाँ क्या लग रहा है आपको, कोई कानून ईजिली बन जाता है, बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले उसे जो लेजिस्लेचर हैं वो उसे बनाते हैं जो मेजॉरिटी वाले हैं, फिर वो लोकसभा में सभी लोगों को बांटा जाता है, वहाँ पे उस बिल को पास होना होता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है, वहाँ पास होना होता है। मेजॉरिटी स्टेट अगर मोर देन हाफ स्टेट उसको सपोर्ट करे, उसके बाद जो है सो प्रेसिडेंट के पास जाता है, उनका सिग्नेचर होता है, तब वो एक्ट बनता है। तो एक लंबा प्रोसेस है।
क्यों क्यों रीज़न क्या है? तो भाई पावर क्या है? शेयर्ड है यहाँ पे। अब इसमें क्या लिखा है? वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रन रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए लोग क्या करते हैं, अपना गवर्नमेंट बना के खुद चुन करके और अपने ऊपर शासन करते हैं। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। देखिए एक अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होता है जो हर डाइवर्स ग्रुप से क्या करता है, उनके व्यूज़ को चाहता है, उनके ओपिनियन को चाहता है। भैया हम ये नियम बनाने चाह रहे हैं, आपको क्या कहना, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें। Everyone has a voice in the shaping of public policy. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. इसीलिए political power को क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए, जितने भी लोगों के बीच में हो सके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। चलिए ठीक है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट can take many forms. Let us look at some of the most common arrangement that we have or will come across. चलिए कुछ चीज़ों को हम लोग देख लें। पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए पावर जो है ना वो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेन्स तक बांटा गया। बोलेंगे सर डिफरेंट ऑर्गेन क्या होता है गवर्नमेंट का? तो देखिए लेजिस्लेचर होता है। बोले सर लेजिस्लेचर क्या होते हैं? भाई वही तो जो कानून बनाते हैं, पूरा देश के लिए बनाते हैं, स्टेट वाले लोग भी बनाते हैं, वहाँ भी लेजिस्लेचर है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जो उस कानून का को लागू करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। इसमें पुलिस वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, कि भाई कोई कानून को नहीं, कोई कानून बन गया है कि रोड के लेफ़्ट साइड में ही चलना है, ऑलरेडी ये बना हुआ है, तो जो रोड के लेफ़्ट साइड नहीं चल रहे हैं तो फिर उनको दिक्कत है। एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे? उनको लागू करेंगे। जुडिशियरी क्या करेगा कि जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है उसको दंड देंगे। ये कोर्ट, जजेस। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। बच्चे इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ कोई किसी से कम नहीं, सबका पावर बराबर है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक अकेला सुप्रीम नहीं है। कोई ऐसा नहीं कह सकता लेजिस्लेचर कहेगा कि नहीं सबसे ज़्यादा पावर मेरे पास है, एग्जीक्यूटिव कहेगा नहीं सबसे ज़्यादा पावर मेरे पास है, जुडिशरी कहेगा नहीं सबसे ज़्यादा पावर तो हमारे पास है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे के बीच में पावर इक्वल है, सब अपने जगह पे मजबूत है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? इट अलाउड डिफरेंट ऑर्गन गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर सच एज सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, दिस रिजल्ट इन ए बैलेंस ऑफ पावर एमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी, हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी में कि इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, कि भाई वो स्टेट असेंबली पार्लियामेंट को जवाब भी देना होता है। सिमिलरली ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब ऐसा नहीं है कि भाई राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है, कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट। इसका मतलब है ना सर कि प्रेसिडेंट जो बोलेंगे वही जो है सो सुप्रीम कोर्ट का जज ये लोग मानेंगे? नहीं नहीं, जूरी ऐसा नहीं है। जजेस उन्हीं के बात को, क्यों? क्योंकि उनको अपॉइंट किया गया तो जज उनके बात को सुने। ये बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ एक भाई प्रोटोकॉल है बनाने का। फिर आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब है कि वो प्रेसिडेंट के कब्जे में है, प्रेसिडेंट जो कहेंगे वो करवा लेंगे। नहीं, कल के डेट में अगर प्रेसिडेंट भी गलत करेंगे तो जज उनको सज़ा दे देगा। भला ही वो जज को अपॉइंट किए हैं, लेकिन उनका पावर नहीं है कि वो जो है सो जो जज को बोले वही जज करे, ऐसा नहीं है। आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये जो जुडिशियरी है हमारा वो एग्जीक्यूटिव के काम को देखती है। और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर कौन से नियम बना रहे हैं? ऐसे नियम तो नहीं बना रहे हैं कि हमारे सोसाइटी के किसी वर्ग को प्रॉब्लम आ जाए, किसी क्लास को दिक्कत आ जाए, ऐसा तो नहीं है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ये एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? पावर कैन बी शेयर अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट के बीच में पावर को बांटा जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशनल और रीजनल लेवल। देखिए एक गवर्नमेंट होता है जो पूरा देश के लिए होता है, एक कोई प्रोविंस के लिए होता है, कोई स्टेट के लिए होता है। सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, जो पूरे देश के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। समझ रहे हैं? मतलब कि ये जो बटा हुआ है जिस तरीके से गवर्नमेंट, उसे फेडरल कहते हैं। लेकिन अगर पूरा हम लोग बोलेंगे कि भाई ये पूरा देश की गवर्नमेंट है तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट पूरे देश के लिए। बोले मोदी जी, झारखंड वाला बोले कि हमारी प्राइम मिनिस्टर, बिहार वाला कुछ और बोल दे, नहीं, वो पूरे स्टेट के, वो इंडिया में जितने स्टेट हैं उसका पूरा इंडिया का वो प्राइम मिनिस्टर है। समझ रहे हैं? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशनल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज। अब देखिए अलग अलग देश में अगर आप देखेंगे तो रीजनल लेवल के गवर्नमेंट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है,
अब हम लोग बात करें इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। देखिए हमारे इंडिया में जो हमारे प्रोविंस के गवर्नमेंट हैं उन्हें हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे अभी जेएमएम के गवर्नमेंट थे हेमंत सोरेन का, लेकिन अब तो चुनाव होने वाला है, कल ही चुनाव है 13 नवंबर को। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलो इन ऑल कंट्रीज। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशनल और स्टेट गवर्नमेंट, बट इन दोज कंट्री लाइक आर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ तो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज व्हाट दे डीड इन बेल्जियम। अब बेल्जियम में भी कुछ ऐसा था, बट वाज रिफ्यूज इन श्रीलंका। श्रीलंका में कुछ उल्टा ही केस था और इसके कारण प्रॉब्लम भी हुआ। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। बच्चे देखिए, जहाँ पे मतलब कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं तो उससे हम लोग फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट होता है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर दैन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनसिपालिटी एंड पंचायत। अब देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे कौन होते हैं? म्यूनसिपालिटी। बोलेंगे सर म्यूनसिपालिटी, नगर पालिका, ये शहरों में होते हैं बच्चा। ये शहर के जितने भी रोड वगैरह बनवाने का काम है, जो भी वहाँ काम है म्यूनसिपालिटी। जबकि गांव में इन्हीं काम को कौन करता है? गांव में तो म्यूनसिपालिटी नहीं होता, तो गांव में क्या होता है? पंचायत। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पावरफुल कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिकल। इसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, समझ रहे हैं? ओके। पावर में ऑल्सो भी शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। ये अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच में पावर हो सकता है, सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसका हमने एग्जाम्पल दिया था, देखा था बेल्जियम में कि बेल्जियम जो है वो एग्जाम्पल है इस तरह के अरेंजमेंट का। इन सम कंट्री देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड वीमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पावर दे दिया गया है वहाँ के डिफरेंट कम्युनिटीज़ को। जैसे आपने बेल्जियम में ही देखा था कि भाई इनका डच वाले लोगों का एक अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट था और फ्रेंच बोलने वालों का एक अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट था, जो उनके नियम, उनके लैंग्वेज इत्यादि के ऊपर कानून बनाता था। वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि महिलाओं के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का व्यवस्था करवाया गया। मतलब उन्हें कुछ सीटें जो हैं उनके लिए आरक्षित कर दी गई कि अगर भाई वो बनेंगे तो महिलाएं ही बनेंगे, उस सीट पे बैठेंगी तो महिलाएं ही बैठेंगी। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेन टू गिव a space in the government and administration to diverse social ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो देखिए, अब बोलेंगे सर ऐसा क्या ज़रूरत है, मतलब कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाना, महिलाओं इत्यादि को अलग रिजर्वेशन देना, क्या जरूरी है सबका? देखो बच्चा, अगर हम उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तो फिर उनको एलिनेशन फील होगा। उन्हें लगेगा, आप ही सोचो ना, आपके क्लास में कोई टीचर है, वो बाकी बच्चों को मानते हैं लेकिन एक बच्चा को नहीं मानते हैं, ठीक है, एक बच्चा से थोड़ा सा अलग व्यवहार है, तो सिंपल सी बात है उस बच्चे को बुरा लगेगा, दिक्कत होगा, हो सकता है कि वो बच्चा जो है इस बात का विरोध करे। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर। इससे क्या होता है ना कि माइनॉरिटी को भी क्या होता है, मौका मिलता है शेयरिंग में, पावर शेयरिंग में। अब यहाँ पर लिखा है इन यूनिट सेकेंड वी शैल लुक एट वेरियस वे ऑफ एकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटी। हम लोग सेकेंड चैप्टर में इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। फिर लिखा है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप। अब आप देखेंगे कि पावर जो है ना वो शेयर होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी। पॉलिटिकल पार्टी आपके क्लास 10 में एक चैप्टर भी है जहाँ पे इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, लेकिन आप समझिए कि वैसे लोग जो देश के में सरकार बनाने के लिए पार्टी बनाए हुए हैं तो उसे हम लोग पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। एक प्रेशर ग्रुप होता है बच्चा, प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है कि एक्चुअली ये लोग जो होते हैं ना, इनका खुद का एक डिमांड होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज़ दैट आपके इलाके में सड़क ख़राब है और सड़क बनाना है, सड़क का प्रॉब्लम है, तो क्या हुआ कि कुछ एक्टिव मेंबर्स, कुछ 15-20 मेंबर क्या हुए, जुड़ गए और वो जा करके वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल कर दिए,
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बाद में जब गवर्नमेंट उनके बात को मान गई, सड़क बन गया, तो फिर वो अपने आप क्या हो गए, गायब हो गए। अब उनको कोई मतलब नहीं, वो सरकार बनाने के लिए नहीं आए थे, गवर्नमेंट के ऊपर अपने डिमांड को लेके आए थे, उनका डिमांड पूरा हो गया, वो साइड हो गए, वो अलग हो गए। एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। इन ए डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। देखिए यहाँ पे ना डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को फ्रीडम मिलना चाहिए कि भाई जो मन करे उसे आप चुनो। इन कॉन्टेम्प्ररी डेमोक्रेसी दिस टेक द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन एमंग डिफरेंट पार्टीज़। अभी क्या है कि पार्टीज़ के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो कंपटीशन कर रहे हैं। अभी आप देखिए चुनाव होने वाला है और यहाँ भी जो है सो अलग अलग पार्टी के लोग जो हैं वो तरह तरह के मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं कि हम जो है सो ये काम करेंगे, हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए, हम आपको जो है सो मंथ में इतने पैसे प्रोवाइड करेंगे, जो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड है, उनको अलाउंस देंगे। तो ये तरह तरह का वो क्या कर रहे हैं, उनका मैनिफेस्टो ऐसा डिक्लेयर कर रहे हैं। सच कॉम्पिटिशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिटेन इन वन हैंड। इससे ये भी है कि पावर एक हाथ में नहीं है। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप्स। ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पावर मिला हुआ है। अब लिखा है सम टाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्टेड व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन। इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म ए कोalition गवर्नमेंट। देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि कोई एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाता, मतलब कोई एक पार्टी को इतना वोट नहीं मिल पाता है कि वो एक मेजॉरिटी वाला गवर्नमेंट बना दे। तो ये लोग क्या करते हैं, कोalition करते हैं। बोलेंगे सर कोalition क्या होता है, बच्चा इसे गठबंधन कहते हैं। अब गठबंधन का मतलब क्या होता है, तो गठबंधन का मतलब होता है कि जब आपको पूरा मेजॉरिटी नहीं मिला है तो आप किसी के साथ जुड़ करके क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि अभी बीजेपी है तो वो एनडीए से जुड़ी हुई है, इंडिया ये भी एक कोalition है, इसमें भी गठबंधन है, इसमें आरजेडी वगैरह बहुत सारी पार्टियां मिली हुई है, हमारे झारखंड की जेएमएम भी मिली हुई है। एंड दस शेयर पावर इन ए डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स। यहाँ पे ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर, दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर। इनका भी शेयर है भाई गवर्नमेंटल पावर में, सब लोग वोट दे रहे हैं। आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटी और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इन यूनिट 3 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। और हम लोग चैप्टर 3 में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या है। चलिए ठीक है, यहाँ पे जा करके चैप्टर एंड हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं, उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।